सेशन है ये। आज हम लोग इसमें 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद में 1.4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे सॉरी तो ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट ये जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉ है। ये सब जो लॉज वगैरह है स्टूडेंट, ये हमारे मतलब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। अब यहाँ पे ये हमें जो सब लॉज दिया है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ स्टूडेंट यहाँ पे एक थर्ड वन है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये फिर इसके बाद में आइडेंटिटी लॉ, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये चारों ये अच्छे से याद रखना होगा अपने को। बाकी एक बार नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, बट कैसे ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो है इडम्पोटेंट लॉ। गाइस ये जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, इडम्पोटेंट लॉ है। इसमें कैसे होता है ना कि सेम नंबर होते हैं, मतलब सेम स्टेटमेंट होता है, उसी के बीच में एंड होता है, और सेम स्टेटमेंट होगा उसी के बीच में और होगा। अब जैसा कि आप लोग ये देखोगे कि इडम्पोटेंट लॉ में अगर ये फर्स्ट वाला जो पार्ट देखोगे, यहाँ पे कैसे पी है, एंड है, पी है, तो एंड के पहले भी पी है और एंड के बाद में भी पी है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब दो सेम स्टेटमेंट को, जब एक ही स्टेटमेंट को हम लोग दो बार ज्वाइन करते हैं कोई कनेक्टिव यूज करके, तो उसको हम लोग इडम्पोटेंट लॉ बोलेंगे। अब जैसे पी है, एंड है और पी है, तो ये इसका आंसर जो है वो वापस क्या आ गया, पी। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे पी फॉल्स होगा, अगर ये पी फॉल्स होगा तो ये भी सेम रहेगा, मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, और एंड से कंबाइन किया है, इसका मतलब ये होगा कि जो पी का वैल्यू होगा वही आंसर भी आएगा। तो यहाँ पे पी आ गया। और यहाँ पे ये स्टूडेंट हमें ना ये ध्यान देना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है। अब जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था इडम्पोटेंट में, ये फर्स्ट जो पार्ट है पी एंड पी इक्वल्स टू पी है, इसका मतलब ये जब p का वैल्यू t होगा तो वो t आ रहा है, और जब p का वैल्यू f होगा तो वो f आ रहा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिखा है, f लिखा है। देन इसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है p और p इक्वल्स टू p, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट अगर वहां पे p का वैल्यू ट्रू होगा और यहाँ पे ये भी ट्रू हो जाएगा, तो और के लिए कंडीशन क्या था स्टूडेंट, अगर एक ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी सब वैल्यूज क्या होंगे, फॉल्स। इडम्पोटेंट में बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर एंड है और दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे, एंड है अगर दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे तो जो p का वैल्यू होगा वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एंड और दोनों के लिए वो सेम रहता है। तो फर्स्ट लॉ स्टूडेंट हमारा इडम्पोटेंट लॉ है। इसमें कैसा, दो सेम मतलब एक ही स्टेटमेंट को दो बार लिखना है और उसको ज्वाइन करना होता है। देन नेक्स्ट वन है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कैसे है स्टूडेंट, जैसे 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 होगा, और 3 इंटू 2 करोगे वो भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, और का मतलब प्लस होता है स्टूडेंट, याद रखना, और का मतलब प्लस होता है, और इसके बाद में एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये P और Q है, तो P और Q को हम लोग इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब Q और P भी लिख सकते हो, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर जैसे 2 + 3 है तो उसको हम लोग 3 + 2 भी लिखेंगे तो सेम वैल्यूज आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वन है ये पार्ट,
यहाँ पे क्या बोला है, P एंड Q इक्वल्स टू Q एंड P। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग मतलब जो स्टेटमेंट है उनको चेंज करके लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया स्टूडेंट, देन एसोसिएटिव लॉ है। ये लोग आप मतलब पेन एंड पेपर ये से आप लोग ये सब कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लीजिएगा, क्योंकि कैसे फिर बाद में याद नहीं होगा। इडम्पोटेंट के लिए सेम स्टेटमेंट होना चाहिए, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग उसका अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में एसोसिएटिव लॉ है। तो स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ के लिए ना 3 स्टेटमेंट दिया रहेगा आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पे P है, Q है और R है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे, ब्रैकेट के अंदर अगर देखोगे आप, हाँ स्क्रीनशॉट लिया, बट कैसे कि मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो फिर याद नहीं होगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ में जो फर्स्ट वाला लाइन है, मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, P है, Q है, R है, 3 कनेक्टिव, सॉरी 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। और कनेक्टिव्स क्या क्या है, एंड है और यहाँ पे भी एंड है। तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है स्टूडेंट। अगर एसोसिएटिव लॉ में आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये साइन जो है, यहाँ पे एसोसिएटिव में दोनों के देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों का दोनों जो कनेक्टिव है वो सेम रहता है। अब ब्रैकेट के अंदर देखोगे यहाँ पे एंड है और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, एंड है। हाँ, तो जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम साइन होगा तब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें Q एंड R है, इसमें ग्रुप स्टूडेंट Q का है और R का है, तो हम लोग इसके बाद वाला कैसे किसी के साथ में भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अब P और Q का ग्रुप फॉर्म कर दिया और इसके बाद में लास्ट में तीनों को कंबाइन करके एक ही साथ लिख दिया, मतलब P एंड Q एंड R। अब यहाँ पे कैसे याद रखें स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ कब यूज करना है हमें, तो एसोसिएटिव लॉ तब यूज किए जब ब्रैकेट के पार्ट, मतलब ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है और ब्रैकेट के बाहर का जो साइन है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकंड लाइन में देखोगे आप, इसमें एंड है और यहाँ पे सॉरी और है, इसमें भी और है, तो जब दोनों का साइन सेम होगा तब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। तो इसमें Q और R है, इसमें P और Q का ग्रुप हो गया, लास्ट में तीनों को मर्ज करके एक ही साथ में लिख देना है। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट क्या था, इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ में सेम सेम स्टेटमेंट होगा और उसको एंड और से कंबाइन करेंगे तो वो सेम वैल्यू से आ जाएगा। कम्यूटेटिव में स्टूडेंट कैसा था कि हमें मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता था, इसमें ट्रू एंड फॉल्स ये देखना होगा, बट आगे सम्स कराऊंगा मैं तो अच्छे से आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कैसा है ना, पी एंड क्यू के बेसिकली पी एंड क्यू के फॉर्म में ही रहता है। तो पहले हमें वो चेक करना होता है कि स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है। सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखो कि मतलब कौन सा लॉ कौन सा मतलब यहाँ पे क्या करता है। हाँ, तो इडम्पोटेंट के लिए क्या मैंने बताया कि सेम स्टेटमेंट को जब अगर हम लोग एंड और से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग इडम्पोटेंट लॉ बोलेंगे। कम्यूटेटिव बेसिकली क्या होता है, ये अरेंजमेंट का काम करता है। तो जब अगर P और Q होगा तो उसे हम लोग Q और P भी लिख सकते हैं, एंड अगर यहाँ पे P एंड Q है तो उसको Q एंड P भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ यूज कब करना है, जब सेम साइन होगा तब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सेम है एसोसिएटिव के जैसा, बस यहाँ पे ना साइन का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे साइन देखो डिफरेंट है, कैसे है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो एंड है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे और है। डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्स्ट वाला पॉइंट स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे कैसे ये एंड है और ये और है। तो अब अगर साइन डिफरेंट होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करना होता है, तो जो बाहर बाहर यहाँ पे अल्फाबेट होगा और जो कनेक्टिव होगा, अब देखोगे बाहर P है और एंड है, तो पहले P एंड का मल्टीप्लिकेशन एक बार Q के साथ करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है स्टूडेंट। अब कैसे ये P एंड का मल्टीप्लिकेशन पहले ब्रैकेट के अंदर पहले पार्ट से करना है, तो P एंड का यहाँ पे देखो कि P एंड हमने वैसे ही लिखा है, P को भी वैसे लिखा है और एंड को भी वैसे लिखा है। एक मिनट, सॉरी, P एंड देखोगे तो आप वैसे ही रहेगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर Q का पार्ट है तो पहले वो Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा मतलब यहाँ पे और है ना, तो वो दोनों के लिए कनेक्टिव का काम करेगा, ये और आ जाएगा। और कभी भी याद रखना मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो साइन के साथ में ही होता है सबके साथ, मतलब ब्रैकेट में।
तो P एंड का मल्टीप्लीकेशन Q के साथ हो गया, फिर P एंड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, R के साथ हो जाएगा। तो देखोगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में P एंड R आ जाएगा। तो एसोसिएटिव कब यूज कर रहा था, जब सेम साइन होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव कब यूज करना है, जब डिफरेंट साइन होगा। तो जब डिफरेंट साइन होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, और सेम साइन होगा तो एसोसिएटिव यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी यही है, सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर आप देखोगे तो P और है, P और है। अब P और का मल्टीप्लीकेशन पहले Q के साथ कर दिया, तो इसलिए हमने फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा, P और Q। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन एंड है, तो यहाँ पे कनेक्टिव कौन होगा, एंड होगा, और इसके बाद में P और का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, R के साथ हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा तो हमने कल पढ़ा था नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ा था। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को ही हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। अगर बाहर नेगेशन है, बाहर नेगेशन है तो वो ब्रैकेट के अंदर सबके साथ आ जाता है। तो पहले नेगेशन P के साथ आ जाएगा, फिर एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, हाँ इसका ये वाला। तो नेगेशन P हो जाएगा, एंड से और में कन्वर्ट हो जाएगा, Q का भी नेगेशन हो जाएगा, वैसे ही और के लिए सेम हो जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब फर्स्ट 5 हो गए। तो इसका जो ये लॉज वगैरह है, ये आपको मतलब कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में याद रखना है। पहले आप आइडेम्पोटेंट और कम्यूटेटिव लॉ याद रख लो, फिर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव याद कर लो अच्छे से, तो ऐसे आपको 4 लॉज अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन ही है स्टूडेंट। अच्छा हाँ, ये जो आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉ है ना, ये दोनों बहुत यूज होते हैं। आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट ये बहुत यूज होते हैं। इसमें क्या कैसा रहता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा क्या पुट करें कि जो स्टेटमेंट है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अब जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि 1 में क्या प्लस करें, 1 में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो 1 में सिर्फ 0 ऐड करेंगे तब क्या होगा, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे कैसा है ना, आइडेंटिटी लॉ का मतलब यही होता है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट हम लोग ऐड करेंगे या फिर ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे कि इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आप देखोगे, आप ये फर्स्ट वाला पार्ट जो देखोगे, ये P एंड T वाला, आइडेंटिटी में फर्स्ट पार्ट जो है P एंड T वाला, इसमें देखोगे अगर स्टूडेंट ये एंड है, तो आप लोगों को पता है कि एंड का मतलब क्या था। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बट यहाँ पे स्टूडेंट एक स्टेटमेंट ट्रू है, बट यहाँ पे P हमें पता नहीं है। तो P अगर हमें पता नहीं है तो कैसे हमें ना ये कंसिडर करना होगा कि अगर ये P फॉल्स होता है, अगर ये P फॉल्स होगा तो यहाँ पे एक बार सीक्वेंस पूरा रीड करो कैसे होगा ये। अगर मैंने बोला कि P का वैल्यू जो है वो F है, तो F एंड T बन जाएगा ये, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या था कि दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे F ये हो गया, P का पार्ट जो है वो F है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हम लोग P का वैल्यू जो अज्यूम करेंगे वही यहाँ पे उसका आंसर भी होगा। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे P का वैल्यू T कंसीडर किया तो ये T हो जाएगा, एंड हो जाएगा और T हो जाएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रू है, इसीलिए ये ट्रू आ जाएगा। जो P का वैल्यू कंसीडर कर रहे हो वही यहाँ पे सोल्यूशन भी आ रहा है उसका। तो आइडेंटिटी में कभी भी याद रखना कि जैसे यहाँ पे P एंड T है, एक मिनट स्टूडेंट, अब जैसे यहाँ पे P है और इसके बाद में एक मिनट, ये पार्ट स्टूडेंट सॉरी, P एंड T इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने P। तो ये मैं आप लोगों को एक इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, वो P इंटू टी लिखना होता है, P इंटू टी लिखना होगा, P क्रॉस सॉरी P x क्रॉस T, जो कि मैं वो आप लोगों को लेक्चर्स में बता दूंगा।
अब अभी के लिए फिलहाल ये याद रखो, आइडेंटिटी लॉ में जब P के साथ में एंड और T होगा, एंड का मतलब दोनों का दोनों ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू है बट बाकी वाला ट्रू नहीं है, P वाला ट्रू जो है वो ट्रू, मतलब P का स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं हो, तो हमें यहाँ पे ये अज्यूम करना होगा कि कैसे ये मतलब अगर ये जो स्टेटमेंट है P का वैल्यू फॉल्स होगा तो फॉल्स आ रहा है, अगर P का वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आ रहा है। वैसे नेक्स्ट वाले के लिए जो ये पार्ट है, P एंड F इक्वल्स टू F, एंड का मतलब क्या था कि दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, इसमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखोगे ना, एक स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्टिंग का जो दो था ना वो स्टूडेंट वो एंड के लिए था, और ये लास्ट के जो दो है वो और के लिए है। एंड में कैसे था, दोनों का दोनों ट्रू होना चाहिए, और के लिए कैसे एक ट्रू होना चाहिए। तो अब यहाँ पे और के लिए जो फर्स्ट पार्ट देखोगे आप, और के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट है P और F, और का मतलब क्या था, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे, एक तो फॉल्स दिया है पहले से, तो अगर P का वैल्यू फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और P का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ओवरऑल किस पे डिपेंड है, स्टेटमेंट P पे डिपेंड है, इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा। एंड लास्ट वन जो है स्टूडेंट यहाँ पे P और T है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे दोनों में से भी एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आइडेंटिटी लॉ को आप लोगों को एक बार अच्छे से कर लेना होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट ना ये नेगेशन का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट ये ना नेगेशन का काम करता है। अब कॉम्प्लीमेंट हमें आइडेंटिफाई कैसे, अच्छा हाँ, ये हमें लॉज वगैरह यूज कैसे कब क्या करना होगा ये कैसे समझ में आएगा। एसोसिएटिव लॉ कब यूज करना होगा, जब सेम साइन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज करना होगा, जब डिफरेंट साइन होगा। डी मॉर्गन्स के लिए बाहर नेगेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए ना एक स्टेटमेंट का वैल्यू पहले से गिवन रहेगा। आप अगर ये पूरे रो में देखोगे आइडेंटिटी लॉ वाले के लिए, आइडेंटिटी लॉ में एक स्टेटमेंट पहले से ही हमें पता रहता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है। तो आइडेंटिटी तभी यूज करना है जब एक स्टेटमेंट पहले से नोन होता है, उसका वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। और जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में स्टूडेंट क्या रहता है ना, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसी का नेगेशन साथ में कंबाइन रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे ये देखोगे ये पी है, और यहाँ पे उसका नेगेशन ऑफ पी है। तो जब कोई स्टेटमेंट होगा और उसका नेगेशन भी होगा, तब हम वहां पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है, एक मिनट, कंजंक्शन जो है ये एंड का काम कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी का कुछ भी वैल्यू आप लोग कंसीडर करो, पी का अगर वैल्यू हमने टी कंसीडर कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट में उसका नेगेशन है, तो टी का नेगेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो टी एंड एफ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि एंड की कंडीशन में दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे स्टूडेंट ये अपने से खुद से वैल्यू ना कंसीडर करके एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, इजी है बहुत। अब यहाँ पे कैसी है, पी है और है, नेगेशन ऑफ पी है, और का मतलब क्या था, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। अगर हमने पी का वैल्यू टी कंसीडर किया और नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा, ये बाकी जो एब्जॉर्प्शन लॉ है और ये इसके बाद में कंडीशनल और बाई कंडीशनल, ये हमें बाद में देखेंगे। तो आज का जो बेसिक है ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है यही लॉज अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। एक एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चार लॉज हमें अच्छे से याद रखना होगा। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी, और फिर कॉम्प्लीमेंट। और कब कौन सा यूज करना है ये मैंने आप लोगों को बताया कि एसोसिएटिव के लिए सेम साइन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए डिफरेंट साइन होगा, और आइडेंटिटी के लिए हमें एक वैल्यूज में नोन होगा, और कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई स्टेटमेंट होगा और उसी का अपोजिट होगा, मतलब नेगेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस वगैरह, इसके सम्स वगैरह, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे इसके भी सम्स 3 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में। अब हमें मतलब ये सम्स वगैरह के लिए अगर एक यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो
स्टूडेंट ये अपना 1.4 है, जो क्या मैं मतलब पीडीएफ के थ्रू इसका मैंने मतलब सॉल्यूशन बना दिया है, तो हम लोग वो डायरेक्ट प्रेफर कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज में 1.4 में क्या दिया है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशंस राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इसका मतलब ये होता है कि इसके बाजू में हम मतलब हमें जो हम रूल यूज कर रहे हैं, मतलब जो रूल्स ऑफ नेगेशन यूज कर रहे हो उसके बाजू में उसका रीजन लिखना होगा कि कौन सा रूल हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, जो कि कल हमने किया था लॉजिकली बैलेंस हमने प्रूफ किया था। वो ऐसे था कि ट्रुथ टेबल से हमें प्रिपेयर करना होता था, ट्रुथ टेबल से दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता था, बट ये पार्ट में हमें ना मतलब लॉ यूज करके प्रूफ करना होता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर लॉज अगर याद नहीं होंगे। पहले मैं ये काम करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ और देन। तो यहाँ पे इफ और देन हमें यूज नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो इफ और देन जो है, अगर नेगेशंस के लिए अगर हमें याद होगा तो ये वाला स्टेटमेंट, सॉरी हाँ, कंडीशनल लॉ स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशनल लॉ यहाँ पे क्या है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू जो होगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा। मतलब अगर कोई जब दो स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको इम्प्लीकेशन से कंबाइन किया रहेगा तो उससे हम लोग लिख सकते हैं वो इक्विवेलेंट होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये सॉल्व एग्जांपल जो है वो सेम अपने एक्सरसाइज के सम के जैसा है। तो ये एक एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो इफ अगर देन नहीं यूज करना है हमें, तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि पी का स्टेटमेंट क्या है और क्यू का स्टेटमेंट क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पी के बाद, जैसे समझ लो ये सेकंड एग्जांपल जो है, पी के इफ के बाद जो है वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी का स्टेटमेंट क्या है, इट इज कोल्ड हो गया, एंड क्यू का स्टेटमेंट ये जो है देन के बाद वाला हो जाता है। तो देन के बाद वाला हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, क्यू का स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट गिवन था उसका सिंबॉलिक फॉर्म था पी इम्प्लीकेशन क्यू था, और हमें पता है स्टूडेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू किसके इक्वल होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू के। तो अब ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब इसको हमें ना स्टेटमेंट के पैटर्न में लिखना होगा। तो नेगेशन ऑफ पी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब पी में देखोगे इट इज कोल्ड बोला है, तो नेगेशन उसका मतलब क्या करना है कि उसमें नॉट इंसर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद में और वैसे लिखना है, और वैसे लिखना है, और क्यू का जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, और क्यू का स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी फर्स्ट और इसके बाद में थर्ड वाला सम सॉल्व कर लेंगे। तो ये लॉजिक 1.4 के लिए अलग से मैंने पीडीएफ बनाया है। ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टूडेंट जो कि हमने आज पढ़ा। हाँ, तो ये सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आप लोगों को सेकंड मतलब ये सॉल्व एग्जांपल सेकंड अभी जो बताया वो सेम वैसे यहाँ पे भी करना है हमें। सिर्फ ये याद रखना कि अगर पी इम्प्लीकेशन क्यों दिया है, सॉरी, अगर हमें पी इम्प्लीकेशन क्यों दिया है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो आप लोग। तो पहले इफ और देन हमें यूज नहीं करना है, तो इफ नहीं चाहिए हमें और देन भी नहीं चाहिए हमें। हमें बाकी स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब एक इफ और देन विदाउट इफ एंड देन से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म करना था। तो हमने क्या लिखा पहले, पी का स्टेटमेंट, इफ के बाद जो है यहाँ पे, इफ के बाद जो है वो पी का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमने ये पी का स्टेटमेंट डिफाइन किया, इफ देन के बाद जो होगा वो क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्यू का स्टेटमेंट हमने डिफाइन किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पी का स्टेटमेंट डिफाइन करो, क्यू का स्टेटमेंट डिफाइन करो। तो पी एंड क्यू का स्टेटमेंट डिफाइन किया, इसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट जो है उसका मतलब कौन सा सिंबॉलिक फॉर्म है वो लिखो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से फॉर्मेट में है, अ, ये जो स्टेटमेंट है वो पी इम्प्लीकेशन क्यू के फॉर्मेट में है।
तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इसको हम लोग कंडीशनल लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखना है कि पहले नेगेशन है और फिर पी है, तो नेगेशन मतलब किसका, पी का। तो अब यहाँ पे अ मैन इज अ, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जज बोला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे अ मैन इज नॉट अ जज, और यहाँ पे इसके बाद में ये डिसजंक्शन है, सॉरी डिसजंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और लिखोगे, तो अ मैन इज नॉट अ जज, और इसके बाद में क्यू का स्टेटमेंट वैसे लिखोगे, ही इज ऑनेस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये 2 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। तो फर्स्ट पी का स्टेटमेंट जो है वो इफ के बाद वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इज अ, सॉरी 2 इज अ रैशनल नंबर, और इसके बाद में देन के बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। तो पी एंड क्यू का स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। इसके बाद में हम पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, तो पी और सॉरी पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। तो पहले पी के स्टेटमेंट में नेगेशन ऐड करो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और है तो यहाँ पे और आ जाएगा, इसके बाद में रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। ये याद रखना आप लोग कि क्यू का स्टेटमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, पहले पी के स्टेटमेंट में नॉट ऐड कर देना है, और इसके बाद में उसको और से कंबाइन करना होगा दोनों स्टेटमेंट को। लास्ट वन है f2 equals to 0. If f2 equals to 0, then f of x is divisible by x minus 2. कैसे है, तो p का स्टेटमेंट जो है हमने यहाँ पे लिखा f2 equals to 0, ये p का स्टेटमेंट मैंने p बाद में लिखा है, p का स्टेटमेंट ये हो जाएगा, और q का स्टेटमेंट देन के बाद वाला हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में स्टेटमेंट जो है वो हमने ये पहले लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म उसका क्या है और उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये लिख दिया। इसके बाद में अब पहले क्या करना है, हमें पी के स्टेटमेंट में नेगेशन यूज करना है, तो जैसे कि अगर इसका नेगेशन निकालोगे, ये पार्ट का अगर नेगेशन निकालोगे तो f2 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, f2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड इसके बाद में और लिखोगे, और इसके बाद में q का स्टेटमेंट वैसे लिखोगे। तो ये स्टूडेंट हमारा, एक मिनट, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.4 का 1.4 का जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे क्या बोला था, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ एंड देन, तो हमने ये एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सॉल्व करा रहा हूँ, नहीं तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स नेगेशंस रूल बहुत अच्छे से याद रखना होगा। नेगेशंस रूल जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, नेगेशन ऑफ नेगेशन था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन था, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन था, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन था, और नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन था। तो वो एक बार अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर अच्छा होगा, ये मतलब ये क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशंस राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट, अच्छा 5 मिनट्स लेफ्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा रूल्स ऑफ नेगेशन से एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। रूल्स ऑफ नेगेशन जो है ये मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था, हाँ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कल पढ़ा था, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में स्टूडेंट फर्स्ट वन क्या है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन है। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो आप लोगों को कल बताया था, अगर एंड से ज्वाइन किया स्टेटमेंट को और नेगेशन, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो पहले नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा और फिर नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, और एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसजंक्शन के लिए भी सेम वैसे ही, एंड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी सॉरी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों में नेगेशन आ जाएगा। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे कैसे था, इफ पी देन क्यू था, तो मैंने क्या बताया था, पी बट नॉट क्यू बताया था, तो यहाँ पे पी बट नॉट क्यू है इम्प्लीकेशन के लिए, और डबल इम्प्लीकेशन के लिए ये लास्ट वाला जो है, डबल इम्प्लीकेशन के लिए, बाई कंडीशनल के लिए, या फिर इसमें फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसमें नेगेशन ऑफ क्यू होता है, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें नेगेशन ऑफ पी होता है,
और के बियॉन्ड होता है। तो जो यहाँ पे सॉरी, हाँ, जो यहाँ पे पार्ट है 1.4 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट तो ये जो पार्ट है 1, इसमें क्या बोला है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशंस राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ नेगेशंस यूज करके नेगेशन फाइंड करना है। तो ये पूरा सिर्फ हमें सम दिया है, ये जो है ये हमें सम दिया है, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी दिया है। तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी दिया है, तो ये पूरे स्टेटमेंट का हमें नेगेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नेगेशन पहले से ही दिया नहीं है, तो हमें पहले उसको पूरा जो ब्रैकेट मतलब पूरा एक ब्रैकेट के अंदर रखना है, फिर इसके बाद में नेगेशन हमें यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी है। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे ये जो है ये ब्रैकेट का पार्ट वैसे ही लिखना है, और नेगेशंस फाइंड करना है, इसलिए बाहर सिर्फ नेगेशन आएगा। मतलब पहले क्वेश्चन लिखोगे और बाहर सिर्फ नेगेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के अंदर देखना है कि कौन सा पार्ट है। ये देखो कि दोनों स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किया है। तो अगर आप लोग को याद होगा, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट कोई भी होने दो, बट अगर इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन का क्या रूल था, पी बट नॉट क्यू। तो पी बट नॉट क्यू, पी का स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे पूरा निगेशन ऑफ क्यू है, ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है ये निगेशन ऑफ क्यू है। और और हाँ, ये भी याद रखना स्टूडेंट, अगर कोई भी कनेक्टिव है, जो मेन कनेक्टिव होता है ना, उसके पहले जो स्टेटमेंट होगा वो कितने भी बड़े फॉर्मेट में होने दो, उसको पूरे पार्ट को पी कंसीडर करना है, और जो मेन कनेक्टिव के बाद होगा उसको क्यू कंसीडर करना है। तो ये जो, एक मिनट, ये जो इम्प्लीकेशन है, ये इम्प्लीकेशन के पहले जो है यहाँ पे कुछ भी होने दो, ये पूरा स्टेटमेंट जो होगा वो पी का होगा, और ये इम्प्लीकेशन के बाद वाला जो है वो किसका स्टेटमेंट होगा, क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इम्प्लीकेशन का क्या रूल था स्टूडेंट, कि पी हो गया एंड इसके बाद में पी बट नॉट क्यू था, तो पी लिखा हमने, फिर इसके बाद में बट की जगह पे एंड आ जाएगा, और नॉट क्यू, नॉट क्यू मतलब नेगेशन ऑफ जो भी यहाँ पे क्यू की जगह पे यहाँ पे पी है, तो ये क्या हो जाएगा पी। अब आप लोगों को स्टूडेंट ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले क्यू है तो इसका मतलब ये क्यू हो जाएगा और वो पी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें इम्प्लीकेशन के जो पहले पार्ट है वो पी है, और इम्प्लीकेशन के बाद जो है वो क्यू है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया, बाकी जो मतलब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, सर लीव थैंक यू कर सर। सकते हैं ना? हाँ। हाँ हाँ।